हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हम पंचायत राज एक्ट 1989 का चैप्टर 10 शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 9 चैप्टर्स इसके डिस्कस कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने हल्का मजलिस, हल्का पंचायत, वार्ड मजलिस, वार्ड मेंबर्स और चेयरमैन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने पूरी डिटेल में डिस्कस की हैं कि हल्का पंचायत और हल्का मेंबर वगैरह वो उनका क्या काम रहेंगे, उनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, उनके फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद हमने उसमें डिस्कस किया ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनको इलेक्ट कैसे किया जाए, रिजर्वेशंस वगैरह कैसे रहेंगी, उनके क्या क्या फंक्शंस रहेंगे, उनको कैसे इलेक्ट किया जाए, रिमूवल का क्या प्रोसेस है, उसके बाद उनका टाइम पीरियड, वो कितने देर तक काम करते रहेंगे, वो तमाम चीज़ें हमने पूरी डिटेल में डिस्कस की हैं। जो नए व्यूवर्स हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है वो पहले पिछले 3 वीडियोस देख लें, उसके बाद वो ये पार्ट 4 देखें, फिर तब जाके ही उनको इसकी समझ आ जाएगी। वरना अगर कोई डायरेक्ट इसको देखना चाहेगा तो वो आई थिंक दैट विल बी ऑल इन वैन। तो सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर 10 ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे सबसे पहले चैप्टर 10 होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, कि जो भी पंचायत राज से रिलेटेड, चाहे वो पंचायत हल्का के सरपंच हों या मेंबर्स हों या स्टेट या चेयरमैन हो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के, तो इनके जितने भी इलेक्शंस हों उनको कंडक्ट करने वाला कौन होगा, कौन उनको कंडक्ट करेगा, किसके पास वो तमाम पावर्स रहेंगी, वो तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर से आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बताता है हमें होल्डिंग ऑफ इलेक्शन। इट वाज सब्सटीट्यूटेड बाय एक्ट 6 ऑफ 2014 डेटेड 14/3/2014। तो इस एक्ट को सब्सटीट्यूट किया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि एक स्टेट कमीशन होना चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन, एज पर एक्ट सेक्शन 36 बताया गया है कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए और इसका काम क्या हो, सुपरिंटेंडेंस इसका काम हो, देन डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जो भी इलेक्टोरल रोल्स होते हैं उनको प्रिपेयर करना, उनको बनाना, ये तमाम चीज़ें स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर रहेंगी। उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट करवाना और तमाम चीज़ें इलेक्शन कंडक्ट करवाना और जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है वो तमाम पावर्स दे शैल बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन अथॉरिटी, और उस इलेक्शन अथॉरिटी का नाम होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन का नाम दिया गया है एज पर द सेक्शन 36 ऑफ चैप्टर 10। नेक्स्ट इसका सबसेक्शन 3, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होगा, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, इट विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इसमें जो भी कमीशन होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर जो भी लोग होंगे, जो भी कमीशन होंगे, उनको अपॉइंट करेगा गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, और गवर्नर करेगा अपॉइंट, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन के साथ, एक कमेटी होगी जिसके अंदर चेयरमैन होंगे चीफ मिनिस्टर स्टेट के, देन सीनियर मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर एज ए मेंबर रहेगा, देन स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एज ए मेंबर, मिनिस्टर इंचार्ज पंचायत एज ए मेंबर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी मेंबर रहेंगे। तो ये 5 मेंबर्स मिलकर एक रिकमेंड करेंगे कि किसको स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह हो वो उनको किस किस को अपॉइंट करना है। तो ये कमेटी गवर्नर को रिकमेंड करेगी और वो बाद में ऑर्डर करके उनको अपॉइंट करेगा। तो ये हमें बताता है चैप्टर 10 सेक्शन 36 और सब सेक्शन इसका 3। नेक्स्ट इसका सब सेक्शन 4, इसमें बताया गया है कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, किसको स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। तो इसके लिए ये सेक्शन हमें बताती है कि वो एक IAS ऑफिसर होना चाहिए या कोई और सिविल सर्विसेज हो या यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एनी सिविल सर्विसेज हो, लेकिन उसका जो रैंक हो, ही शैल नॉट बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर या सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। तो इस पोस्ट से नीचे, इस रैंक से नीचे वो नहीं होना चाहिए, और उसको पूरा नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्शन मैटर से रिलेटेड। और इसमें एक बात और आगे बताई गई है कि जो भी अब अपॉइंट होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो वो जो अगर वो इन सर्विस में है तो पिछली पोस्ट जो थी उससे वो उसको रिटायर माना जाएगा, और उस वक्त से जिस दिन वो अपॉइंट होगा उस दिन से अब उसको पिछले रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो भी होंगे वो उसको मिलना शुरू होगा, चाहे वो पेंशन हो या कुछ और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, अब वही उसको मिलेंगे। अब वो जो है मतलब पिछली सर्विस से उसको अब रिटायर माना जाएगा।
तो अब जो है वो आगे सिर्फ स्टेट इलेक्शन कमीशन का ही काम कर सकता है। और अब इसका टर्म और ऑफिस कितना रहेगा जब स्टेट इलेक्शन कमीशन बन गया, तो अब ये कितनी देर तक आगे काम कर सकता है, ये हमें बताती है 36A, सेक्शन 36A। तो इसमें हमें बताया गया है इसके टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहेगा। तो इसका टर्म ऑफ ऑफिस रहेगा 5 ईयर्स, 5 साल तक ये अपना ऑफिस होल्ड करेगा। या अगर उसकी एज 5 साल से पहले ही 65 ईयर्स की हो जाती है तो वो भी उसको जो है वो फिर पहले ही रिटायर हो सकता है। या तो मिनिमम 5 ईयर्स यानी मैक्सिमम 5 ईयर्स, और अगर उससे पहले ही उसकी एज 60 ईयर्स वो अटेन कर लेता है तो वो पहले ही वो उस चीज़ से वो रिटायर हो जाएगा। यानी द स्टेट इलेक्शन कमीशन शैल होल्ड ऑफिस एज सच फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स, यानी जिस दिन उसको अपॉइंट किया गया उसके बाद वो आगे 5 साल तक काम करता रहेगा अपॉन हिज ऑफिस until he attains the age of 65 years, और until he attains the age of 65 years, या अगर उसकी एज या वो उस 65 ईयर्स का हो जाता है तो या तो 5 ईयर्स हो या 65 ईयर्स की एज हो। अगर वो 65 ईयर्स एज अटेन कर लेता है तो वो तभी वो रिटायर हो सकता है। अब उसका रिमूवल का क्या प्रोसीजर रहेगा, तो रिमूवल के लिए सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 3 के मुताबिक ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन हो इसको रिमूव किया जा इसको ऐसे रिमूव नहीं किया जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट ऑर्डर मेड बाय द गवर्नर। इसको गवर्नर ही ऑर्डर कर सकता है इसके रिमूवल के लिए, लेकिन ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी आफ्टर एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। अगर कोई रिटायर्ड एक कमेटी बैठनी चाहिए जिसमें सिटिंग जज हो या रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का हो, तो वही अगर आगे रिकमेंड करता है गवर्नर को, अगर वो प्रूव हो गया कि उसने किसी किस्म का मिसबिहेवियर किया है या इनकैपेसिटी, तो उसके बाद जो है जब गवर्नर ये जो जज है जब आगे रिकमेंड करेगा गवर्नर को तो उसके बाद ही उसको गवर्नर उसको आगे रिमूव कर सकता है। तो यह है प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट पावर्स इसके पास क्या क्या रहेंगी, पावर्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है एज पर सेक्शन 36D, तो ये एक सिविल कोर्ट की तरह होगा। ही शैल बी डीम्ड टू बी ए सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर संवत 1977। इस प्रोसीजर के तहत वो एक सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा। और एंड प्रोसीडिंग्स बिफोर द कमीशन शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और जो भी ये आगे प्रोसीडिंग्स वगैरह करेंगे वो उनको जुडिशियल प्रोसीडिंग्स माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 36, देयर शैल बी नो बार ऑन होल्डिंग ऑन इलेक्शंस ऑन पार्टी लाइंस। तो इस ये जो जितने भी चीज़ें हैं पीछे हमने डिस्कस की हैं, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हो, हल्का पंचायत हो या मेंबर पंचायत हो, तो ये जितने भी इलेक्शंस होंगे वो पार्टी लाइंस पर नहीं होंगे। इसके लिए कोई बार वगैरह नहीं रखा गया है, इसके लिए कोई इस किस्म का इस किस्म की कोई चीज़ नहीं रखी है कि कोई पार्टी लाइंस पे ये इलेक्शन हो। देन इलेक्टोरल रोल्स फॉर एवरी हल्का पंचायत देयर शैल बी एन इलेक्टोरल रोल विच शैल बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्शन अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो एक इलेक्टोरल रोल होना चाहिए और वो और उसको प्रिपेयर करने वाली इलेक्शन अथॉरिटी हो। देन डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन एन इलेक्टोरल रोल, तो कोई भी इलेक्टोरल रोल हो उसमें से किसी आदमी को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, यानी किसी वोटर को वो जो इलेक्टोरल रोल हो उसमें से किसी वोटर को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो वो उसके लिए भी प्रोसीजर बताया गया है कि किस बिना पर उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। तो एक तो इफ़ ही इज़ ए नॉन परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट तब भी इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, या अनसाउंड माइंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, या ही हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18। तो ये 3 चीज़ें बताई गई हैं जिसकी बिना पर किसी वोटर जो भी इलेक्टोरल रोल के अंदर कोई वोटर है उसको उसमें से निकाला जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट इलेक्शन ऑफ चेयरमैन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। अब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं उनके इलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहेगा।
जो इसका चेयरमैन रहेगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का, इसको इलेक्ट किया जाएगा बाय इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें कि पंचेस और सरपंचेस रहेंगे। ये तमाम पंचेस और सरपंचेस मिलकर ही इसको ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे, या जिस तरीके से भी प्रोसीजर हो, प्रेस्क्राइब्ड हो, उस तरीके से उसको इलेक्ट किया जाएगा। अब होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस, तो इसमें जो इलेक्शन होंगे तो हल्का पंचायत जो भी होगी, अभी उसका टाइम पीरियड उसमें अभी 1 महीना रहा होगा, तो 1 महीने से पहले ही उसके इलेक्शंस कंडक्ट हों, या अगर टाइम उसका पूरा हो गया है, अभी इलेक्शन नहीं हो, तो उसके बाद बताया गया कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसके इलेक्शन हो जाने चाहिए। Then the election of chairman of block development council shall be held 1 month prior to the expiry of the term. और ये जो चेयरमैन है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का, तो इसका टाइम पीरियड भी जब खत्म हो जाएगा तो उसके ठीक 1 महीने के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन भी हों। यानी इसका ये मतलब है कि हल्का पंचायत के इलेक्शन के बाद लगभग 1 महीने के बाद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन उसके लिए भी इलेक्शन होने चाहिए एज पर द सेक्शन 42। द नेक्स्ट 42B के मुताबिक फोर्थ फीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, जब भी कोई इलेक्शन के लिए उठता है, चाहे वो पंच हो, चाहे सरपंच हो, या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन हो, तो इनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है। तो अगर उसके लिए एक प्रोसेस रखा जाता है कि अगर उनको एक वोट जो है उनको कम आ जाए, तो उनके बाद उनकी वो सिक्योरिटी वो जब्त हो जाती है। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है कि ये जो इनकी सिक्योरिटी है, अगर कोई पंच हो या सरपंच हो या चेयरमैन हो, तो उनका सिक्योरिटी जो है वो जब्त हो सकती है अगर उसको टोटल जितने भी वोट पोल्ड हुए उनसे 1/6 जो है उसका छठे हिस्से से भी कम उसके वोट आ जाएं, तो उसकी जो सिक्योरिटी वो जब्त हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है कि किसी की भी जो सिक्योरिटी है इनकी जब्त कब होगी, जब उनको जितने भी वोट कास्ट हुए हैं उस दिन, तो उसका 1/6 यानी टोटल वोट कास्टेड उसका अगर छठे हिस्से से नीचे भी उससे भी कम आ जाए वोट, तो उसकी ज़मानत जब्त हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, मान लो एक टोटल वोट किसी पंचायत में 120 वोट्स कास्ट हुए हैं, तो इसका 6th हिस्सा बनता है 20 वोट्स। तो अगर किसी आदमी को इस 120 में से 20 वोटों से कम आ जाते हैं, देन हिज सिक्योरिटी शैल बी, वो जो है फोर्थ फीचर उसको कर दिया जाएगा। देन ये है 42B के मुताबिक। देन 44 पर हम आ जाते हैं, जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इन इलेक्शन कमीशन मैटर बेड। तो जो भी इसमें जुरिसडिक्शन, इसमें सिविल कोर्ट जितने भी रहेंगे वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड उनकी जो जुरिसडिक्शन है वो इसमें नहीं रखी गई है, यानी वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इसमें अगर कोई भी इलेक्शन कमीशन का कोई भी अथॉरिटी कोई डिसीजन ले या कोई एक्शन ले, तो उसमें ये जो सिविल कोर्ट्स हैं उनको इस किस्म की कोई जुरिसडिक्शन नहीं है कि वो उसकी लीगलिटी को क्वेश्चन पुट अप करे, कोई क्वेश्चन करे। तो ये पावर्स यहाँ जुरिसडिक्शन यानी जितने भी सिविल कोर्ट्स हैं उनके पास ये पावर्स वगैरह नहीं रहेंगी। तो ये इस तरह हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर 11 पे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। अब इससे ऊपर और हम चलते हैं। ये है, अभी तक हम पढ़ रहे थे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो अब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, और इसमें बताया गया ये चैप्टर 11 के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। अब इसको कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाए, तो यह हमें बताता है सेक्शन 45। तो इसमें बताया गया है कि ईच डिस्ट्रिक्ट शैल हैव ए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द गवर्नमेंट गैजेट। तो एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड होने चाहिए और जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाना चाहिए बाय गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन। तो ये इसका सब सेक्शन 1 हमें बताती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड शेल कंप्राइज द फॉलोइंग। अब इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर कौन कौन लोग हों। एक तो होना चाहिए इसके चेयरमैन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। दूसरा होना चाहिए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग द एरिया, उस एरिया का मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी इसके अंदर होना चाहिए।
डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटिंग द एरियाज विद इन द डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी एमएलए वगैरह हैं वो तमाम इस काउंसिल के अंदर आएंगे। चेयरमैन ऑफ द टाउन एरिया कमेटी एट द डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो भी चेयरमैन वगैरह होंगे टाउन्स के वो भी। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल इफ एनी, अगर म्यूनसिपल काउंसिल का कोई प्रेसिडेंट भी है तो वो भी इसके अंदर आएगा। और ये तमाम जो है कंस्टिट्यूट करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये आपको तमाम याद रखना है, ये 5 मेंबर्स, ये 5 पार्टीज इसमें हो सकती हैं, ये आपको याद रखनी है। देन द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स of district planning and development board from amongst themselves in such a manner as may be prescribed। और ये जो बोर्ड का इसका जो चेयरमैन होगा तो ये लोग जो है अपने में से ही किसी एक को इसके लिए, इस चेयरमैनशिप के लिए चुनेंगे यही लोग। देन रिजर्वेशन सेम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर पंचायत, तो इसके लिए ये जो चेयरमैन की पोस्ट होगी इसके लिए भी रिजर्वेशन वगैरह होनी चाहिए। तो रिजर्वेशन के लिए प्रोसीजर वही है जो पंचायत के लिए हमने पढ़ा या चेयरमैनी के लिए हमने देखा कि शेड्यूल कास्ट के लिए भी हो रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन हो, वुमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन हो, वो तमाम प्रोसीजर जो है इस चेयरमैन ऑफ बोर्ड के लिए भी वही चीज़ रहेगी, वही प्रोसीजर रहेगा। देन वाइस चेयरमैन शेल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स, तो चेयरमैन भी इसी तरीके से होगा और इसका वाइस चेयरमैन वो भी जो है इन्हीं मेंबर में से यही लोग किसी एक को आपस में ही किसी एक को वाइस चेयरमैन भी चुनेंगे। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी इलेक्टेड एज ए वाइस चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, तो कोई गवर्नमेंट मेंबर, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इसके लिए वाइस चेयरमैन के लिए इलेक्ट नहीं होगा। द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर शैल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। आपको याद रखना है कि ये जो एग्जीक्यूटिव और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड है तो इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होगा, यानी वहाँ का डीसी होगा। ही शैल बी असिस्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल हेड्स इन इंचार्ज ऑफ द फंक्शन एज सच, और जो भी उस डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हेड होंगे, जो जिसके पास उनको चार्ज होगा वो उनको डीसी को, वहाँ के डीसी को असिस्ट करेंगे। तो ये थी चैप्टर 11। अब हम चैप्टर 12 पर आते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस एंड फाइनेंस। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, इनके पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं और इनका क्या काम होगा। तो द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड शैल एक्सरसाइज एंड परफॉर्म द फॉलोइंग पावर्स एंड फंक्शन। तो इनके अंदर क्या क्या पावर्स एंड फंक्शन रहेंगी, तो ये मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ूंगा, बाकी इजी लैंग्वेज है, आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं पूरा इसको डिटेल में समझाने बैठूंगा तो थोड़ी वीडियो भी लंबी हो जाएगी। टू कंसिडर एंड गाइड द फार्मुलेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट and indicate priorities for various schemes and consider issues relating to the speedy development and economic upliftment of the district। तो डेवलपमेंटल प्लान बनाना वो इसके काम रहेंगे, और ये प्लान्स भी जो है प्रियॉरिटी बेसिस पर बनाना, जितनी भी स्कीम्स हैं उनको प्रियॉरिटी बेस पर बनाना, ये इनका काम है। देन टू रिवाइव periodically progress and achievement of the developmental plans scheme and make recommendation to the government। तो जितने भी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी प्रोग्रेस हुई है, जो भी डेवलपमेंटल काम्स होंगे, उनके तमाम उनके प्लान बनाना, स्कीम्स बनाना और आगे गवर्नमेंट को वो चीज़ें रिकमेंड करना, या जैसे हल्का पंचायत ने जैसे उनको आगे बताया गया हो, ऊपर भेजा गया हो, उस तरीके से उन तमाम चीज़ों को आगे गवर्नमेंट को भेजना, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का काम रहेगा। देन एक और काम है इनका, टू रिसीव ऑल ब्लॉक लेवल प्लान्स एंड कंसोलिडेटेड पंचायत प्लान्स फ्रॉम द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, कंपाइल, consolidate, integrate all the plans into district plans and forward to the state finance and planning department which shall form the basis for the plan। तो इनका और क्या काम रहेगा कि जो भी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो भी चेयरमैन होंगे वो उनको जिस तरीके से वहाँ से जो भी उनको प्लान वगैरह देंगे ऊपर इनको, तो उनको कंपाइल करना, कंसोलिडेट करना, उनको इंटीग्रेट करना और आगे फिर उनको स्टेट फाइनेंस और प्लानिंग डिपार्टमेंट को आगे भेजना, ताकि उन्हीं के बिना पर जो है आगे स्टेट प्लान वगैरह बनाए, ये भी इनका काम है। टू फंक्शन एज ए वर्किंग ग्रुप फॉर फार्मुलेशन ऑफ पीरियोडिक एंड एनुअल प्लान्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट। तो जितने भी एनुअल और पीरियोडिक प्लान्स हैं वो इसका वर्किंग ग्रुप रहेंगे, वही ये काम करेंगे। टू फॉर्मुलेट एंड फाइनलाइज द प्लान एंड नॉन प्लान बजट फॉर द डिस्ट्रिक्ट, टू ले आउट पॉलिसीज गाइडलाइंस for the block development councils and halka panchayat, to approve the budget of the block development council and supervise and coordinate their work।
तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल से रिलेटेड उनके काम को सुपरवाइज करना, उनको देखना, ये भी इस बोर्ड का काम रहेगा। अब फाइनेंस पे आते हैं, यह है सेक्शन 47। ऑल द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी मेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विल फ्लो थ्रू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड एज पर द डिस्ट्रिक्ट प्लान्स। तो जो भी फंड्स वगैरह आएंगी वो तमाम इनके थ्रू ही फ्लो आगे करेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड शेल सेट अप कमेटीज टू हैंडल स्पेशलाइज्ड जॉब। तो ये आगे कमेटीज बनाएंगे जो इन जॉब्स को आगे जो है स्पेशली तरीके से हैंडल कर सकें। ये है सेक्शन 47 के अंदर। तो इस तरीके से आज हमारा ये चैप्टर 12 भी कंप्लीट हो गया है। तो मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश की है ताकि हर बच्चा जो है इसको आराम से समझ सके। बहुत इजी लैंग्वेज मैंने इसमें यूज़ करने की कोशिश की है ताकि जो फर्स्ट टाइम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको भी इजीली वो समझ पाएँ। तो अब इसका मैं कोशिश करूँगा आगे जो इसके 2 चैप्टर्स रहे हैं, चैप्टर 13 एंड 14, वो मैं बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर अंदर वो भी कंप्लीट कर दूंगा। तो इस तरह हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं फ़िलहाल कोशिश करूँगा इससे रिलेटेड भी आगे MCQs भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो आप भी थोड़ा सा हौसला अफजाई किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए आपको हमारे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।